हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग उन प्रैक्टिस सेट्स में 25 क्वेश्चन 30 में से बनाते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लेना जा करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं यहाँ पर जो है ना जीके के प्रैक्टिस सेट भी चला रहा हूँ अपने चैनल पर, जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप लोगों ने वो वाले नहीं देखे हैं वो भी देख सकते हो, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है क्लास खत्म होने के बाद। जो अभी प्रैक्टिस सेट की क्लास है, जो क्लास खत्म हो जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर टेलीग्राम वैसे ही सर्च करना चाहो आप लोग तो वैसे सर्च कर सकते हो, सरकारी एग्जाम फाइटर। तो वहाँ पर सर्च कर लेना, आ जाएगा टेलीग्राम, उसमें ज्वाइन हो जाना तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं रोज़ की तरह आपको आज भी बता देना चाहता हूं कि हम लोग यहां पे करते हैं अपना रागा का सेशन, जिसमें आते हैं आपके 30 क्वेश्चन। 30 में से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं जीके से और 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके मैथ से। और जो अपने 14 से 15 क्वेश्चन बचते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, आपके डायरेक्ट रीजनिंग से। तो देखिए यहाँ पे 7 से 8 जो क्वेश्चन है और जो 7 से 8 जो क्वेश्चन है, तो इनको आपको अच्छे से करना है। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो तो आपको बनाने ही बनाने, मतलब रीजनिंग जो है आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप लोग देखिए 4 से 5 क्वेश्चन तो रीजनिंग में नॉन वर्बल से आ जाते हैं। और नॉन बराबर कई बार क्या होता है काफ़ी आसान दे दी जाती है, और कई बार क्या होता है काफ़ी कठिन दे दी जाती है। तो हम दोनों को लेकर चलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अपना पहला क्वेश्चन की, कि सिल्ली पॉइंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सबसे पहले हम अपने करेंगे जीके के क्वेश्चन, उसके बाद आएंगे हम रीजनिंग और मैथ के ऊपर, ठीक है। तो देखिए सिल्ली पॉइंट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो आप लोग लगा दोगे इसका आंसर, और नहीं पता होगा तो आप लोग नहीं लगा पाओगे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास टेनिस, शूटिंग, क्रिकेट या फिर बिलियर्ड्स और स्नूकर। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा सिल्ली पॉइंट, तो सिल्ली पॉइंट का संबंध किससे है, क्रिकेट से संबंधित है सिल्ली पॉइंट का। अब देखिए क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करें तो क्रिकेट में होते हैं अपने 11 खिलाड़ी। और क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी और डिस्कशन करेंगे तो बीसीसीआई आप लोगों को याद होगा कि बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड है ना, काउंसिल बोर्ड है। तो यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसके अध्यक्ष आप लोग याद रखें सौरव गांगुली, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरव गांगुली तो इसके अध्यक्ष हो गए बीसीसीआई के, जो भारतीय क्रिकेट टीम वो है ना, भारतीय क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद यहाँ पे इसका मुख्यालय देखेंगे हम, तो मुख्यालय अपना इसका कहाँ है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई का मुख्यालय है अपना मुंबई में। उसके बाद अगर स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। तो ये सब चीज़ें हैं, एडिशनल जानकारी है जो आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहे हैं कि किस आधुनिक राज्य में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। मतलब जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो वर्तमान में किस राज्य में है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार और झारखंड। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है ना बिहार। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो है अपना बिहार में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया बिहार में। एक और विश्वविद्यालय है जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, ये दोनों बिहार में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। तो पहले यही दोनों विश्वविद्यालय थे, यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं, विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी। तो ये दोनों विश्वविद्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनका निर्माण किसने करवाया था, तो इनका निर्माण हम देखेंगे तो पाल साम्राज्य के जो सम्राट थे धर्मपाल, जो पाल साम्राज्य था उनके एक राजा थे धर्मपाल। धर्मपाल एक राजा थे, उन्होंने 8वीं शताब्दी के अंत में और जो 9वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में उसका जो है ना निर्माण करवाया था, किसका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का और नालंदा विश्वविद्यालय का, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है, बिहार में है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के ये वाला जो विक्रमशिला है ना, तो बिहार के भागलपुर में है। कहाँ पर है, बिहार के भागलपुर में, बिहार के भागलपुर में है ये अभी अवस्थित। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्तमान में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार के किस ज़िले में है। तो नालंदा विश्वविद्यालय भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि बिहार के किस ज़िले में, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन यानी कि विकिरण रोधी मिसाइल है।
तो कौन सी है जो भारत के द्वारा सबसे पहली विकसित की गई है, स्वदेशी है और एंटी रेडिएशन मिसाइल है? आपके पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रुद्रम फर्स्ट, निर्भय या फिर ब्रह्मोस या फिर अग्नि। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जो रुद्रम है अपनी रुद्रम फर्स्ट। रुद्रम फर्स्ट एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि भारत द्वारा पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था DRDO ने। ठीक है, DRDO ने इसका निर्माण किया था। अब देखिए पहले तो रुद्रम फर्स्ट की बात करेंगे हम, इसके बारे में थोड़ी सी अगर जानकारी देखेंगे कि रुद्रम फर्स्ट क्या है। तो रुद्रम फर्स्ट का जो रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट है एक मिसाइल। इसका परीक्षण कहाँ से किया गया था? तो इसका परीक्षण किया गया था उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से। उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, तो वहाँ से इसका परीक्षण किया गया था। और किस विमान के द्वारा किया गया था? सुकोई 30 के द्वारा। सुकोई 30 विमान जो था उसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। अब इसकी रेंज की बात करें, इसकी सीमा कितनी है? तो 250 किलोमीटर इसकी सीमा है। ठीक है, और ये एक ऐसी मिसाइल है जो हवा से सतह में वार करती है, यानी कि एयर टू सरफेस, SURFACE। तो एयर टू सरफेस ये मिसाइल है जो हवा से सतह पर वार करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रुद्रम फर्स्ट, तो आप लोग इसको याद रखें। जिसकी जो निर्माण है वो DRDO ने किया था। तो DRDO का पूरा नाम क्या है? तो DRDO का भी नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि ये आप लोग मुझे बताएंगे। और DRDO का मुख्यालय मैं बता देता हूँ कि DRDO का मुख्यालय है दिल्ली में। तो ठीक है, अध्यक्ष आप लोगों को बताने हैं कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। अब देखिए यहाँ पे एक मिसाइल दी गई है हमें निर्भय, एक मिसाइल दी गई है ब्रह्मोस। तो हम देखिए निर्भय के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, अगर निर्भय की डिस्कशन करेंगे तो निर्भय भारत की एक ऐसी पहली मिसाइल है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित क्रूज मिसाइल है। ये कौन सी मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो ये हो गई निर्भय की बात। क्रूज मिसाइल है भारत की स्वदेशी रूप से विकसित सबसे पहली। उसके बाद ब्रह्मोस की बात करेंगे तो ब्रह्मोस है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ये हो गई ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब ब्रह्मोस की रेंज कितनी है? तो ब्रह्मोस जो मिसाइल है उसकी रेंज है अपनी 290 किलोमीटर। ठीक है, 290 किलोमीटर हो गई ब्रह्मोस की रेंज। अब देखिए आप लोग बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि ब्रह्मोस और निर्भय को किसने बनाया है, तो ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं काशी की राजधानी क्या थी? ऑप्शन यहाँ पे हैं पाटलिपुत्र, वाराणसी या फिर तक्षशिला या फिर कौशाम्बी। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि काशी की राजधानी क्या थी, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, अब मैं आपको बहुत सारी राजधानी जो हैं काफ़ी जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग वहाँ से उनको याद कर लेना। ठीक है, उनको आपको याद करना है, क्योंकि राजधानी अगर पूछ ली जाएगी तो आप लोग कन्फ्यूजन बहुत होती है इसमें। ठीक है, तो उसको याद करेंगे और बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में कि काशी जो अपनी राजधानी थी तो वाराणसी हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं कि किस वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO को पूर्ण रूप से भाग लेने वाले सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? तो मतलब किस वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन को पूर्ण रूप से भाग लेने वाले सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल तरीके से शामिल किया गया? तो भारत को जो है ना 2017 में आधिकारिक तरीके से इसमें भाग लेने वाले सदस्य के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए SCO की बात करें, शंघाई सहयोग संगठन, SCO में थोड़ा सा अगर डिस्कशन करें तो SCO की स्थापना कब की गई थी? तो SCO की स्थापना की गई थी 2001 में। अब तारीख की भी अगर आप लोगों को जाननी है तो तारीख है 15 जून। तो 15 जून 2001 को SCO की स्थापना की गई थी, यानी कि शंघाई सहयोग संगठन को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है चीन के शंघाई में। तो चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है, ये भी आप लोग याद रखें। अब इसकी स्थापना किसने की थी, किन देशों ने मिलकर की थी, ये आप लोग मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पढ़ के बताना इसको कि इसकी स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में है वो कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो ये
ये पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकल रही है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर आंध्र तट के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो ये कौन सी नदी हो जाए, तो इसका आंसर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है। और महाराष्ट्र से कहाँ निकलती है, तो महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर के पास से ये निकलती है, महाबलेश्वर, ठीक है। तो इसको याद रखें, कृष्णा नदी है, महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो याद रखें। इसकी सहायक नदियाँ हैं, एक तुंगभद्रा है इसकी सहायक नदी, और एक सहायक नदी है इसकी भीमा। तो भीमा और तुंगभद्रा 2 सहायक नदी हैं, तो इनको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखें, ठीक है। अब देखिए कावेरी नदी, महानदी और गोदावरी, इनके बारे में अगर थोड़ी सी डिस्कशन करें तो कावेरी नदी के सबसे पहले देखेंगे तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जो कि कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम कर्नाटक में है, ठीक है। इसका हो गया उद्गम स्थल। अब बात करेंगे महानदी की, तो महानदी के बारे में बात करेंगे तो महानदी जो है ना, वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के होकर गुजरती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है, तो ये याद रखें महानदी के बारे में। उसके बाद देखिए गोदावरी की बात करें हम, तो गोदावरी का उद्गम स्थल देखेंगे हम। तो उद्गम स्थल गोदावरी का कहाँ पर है, तो उद्गम स्थल है गोदावरी का त्रयंबक बोलते हैं जिसको, त्रयंबक जी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नासिक में है। तो महाराष्ट्र के नासिक में है ये त्रयंबक, ठीक है। तो ये इसकी हो गई गोदावरी की, महानदी की हमने देख ली, कावेरी की देख ली और कृष्णा की भी देख ली। तो ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है ये, कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संवैधानिक प्रमुख है, मतलब कौन सा राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। कोई जो है ना उसमें पूछ रहे हैं कि राज्यपाल को क्या संवैधानिक प्रमुख बोला जाता है राज्य का, या फिर मुख्यमंत्री को, या फिर मुख्य न्यायाधीश को, या फिर महापौर को। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा राज्यपाल। तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब राज्यपाल के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे। तो राज्यपाल अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, कि अनुच्छेद 153 के अंतर्गत क्या आता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका अनुच्छेद, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक राष्ट्रपति भी है। तो जैसे राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति अपना जो देश है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है अपना राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपना राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख है। अब देखें यहाँ पर देखेंगे महापौर कुछ ऑप्शन है। तो मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाते हैं। उसके बाद देखिए महापौर के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया। तो महापौर क्या होता है, तो महापौर होता है सरकार के एक नगर पालिका के रूप में सबसे जो उच्च रैंक का अधिकारी होता है उसे बोलते हैं महापौर। सरकार की जो नगर पालिका होती है, एक नगर पालिका के रूप में जो एक उच्च रैंक का अधिकारी होता है उसे बोलते हैं महापौर। तो ये याद रखें महापौर, क्योंकि ये अलग सा लगता है इसलिए ये पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे इसको याद रखें। अब देखिए यहाँ पे हो चुके हैं हमारे जीके के क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ और रीजनिंग्स के क्वेश्चन। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने मैथ के क्वेश्चंस की तरफ, मैथ के सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आप बहुत जल्दी पढ़ाते हो। तो मैं इसलिए जल्दी पढ़ाता हूँ क्योंकि जो है ना काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, जो अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है यूट्यूब पर। तो उस वजह से मैं काफ़ी जल्दी वीडियो को छोटा करने के लिए उसको जल्दी पढ़ाता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो उसको क्या करना है, पॉज करना है, उसके आंसर को पहले खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। उसको बाद मेरी वीडियो को देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि a√a का स्क्वायर इंटू 1/1/5 डिवाइड बाई a का स्क्वायर माइनस a/0। तो यहाँ पे हमें इसको सरल करना है। तो सरल हम बड़े आसानी से करेंगे इसको। तो आप लोग सबसे पहले इसको पॉज करके इसको सरल कर सकते हो, यानी कि सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए √a स्क्वायर है, √a स्क्वायर है, ठीक है। तो अंडर का मान क्या होता है, तो आप सभी को पता है अंडर रूट होता है a की घात 1/2। a की घात 1/2 होता है, और उसकी भी घात कितनी लिखी है, उसकी घात लिखी है 2, यानी कि a की घात 1/2 गुणा 2।
तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, मतलब एक ही घात एक आ जाएगी। तो मतलब ये पहली जो स्टेप थी उसका मान आ गया एक ही घात एक, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है एक ही घात 5, तो एक ही घात एक है यहाँ पर। दूसरी स्टेप में क्या है, एक ही घात 1/5। तो देखेंगे हम जब हमारे जो आधार समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो गुणा में घाताएं जुड़ जाती हैं। तो आप सभी को पता है, मतलब ये 1 + 1/5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 6/5, ठीक है। तो ये 6/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 6/5 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 6/5, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, एक ही घात 6/5। अब नीचे वाला है ये, तो नीचे वाला एक ही घात 2 है, गुणा में एक ही घात 0 है, तो 0 इसमें ऐड होगा, यानी कि एक ही घात 2 ही रहेगा। तो हम इसको एक ही घात 2 ही रहने देते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो घात है अपनी, इधर प्लस की जब हम इसको ऊपर भेजते हैं तो माइनस की हो जाती है, ये सभी आपको पता है। तो ए पे घात यहाँ पे 6/5 है। उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएंगे माइनस के हमने इस प्रकार से कर दिए यहाँ पे, या फिर तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, एक ही पावर -2। अब फिर से वही होगा, तो एक ही पावर कितना हो जाएगा, 6/5 -2। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा, तो माइनस का देखिए 6 यहाँ पे 10 हो जाएगा, और माइनस का 4/5 बचेगा। तो यानी कि जो एक ही पावर बची है वो माइनस की 4/5 बची है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कि राइट आंसर है इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो गया इसका राइट, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप लोग सॉल्व करके जरूर देखना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ चुका है एक और क्वेश्चन, जो कि औसत होता है अपना, औसत चैप्टर उस चैप्टर से है यहाँ पर। तो औसत चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनना होता है 101%। तो यहाँ पे देखिए, पहले बोल रहे हैं कि 5 छात्रों के औसत अंक हैं 35। उसके बाद बोल रहे हैं यदि 2 और छात्रों के अंक जोड़ दिए जाते हैं तो औसत अंकों में 3 की वृद्धि हुई है। अब बोल रहे हैं इन 2 छात्रों के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें जो 2 हमने जोड़े हैं, दोनों 2 लड़कों को, मतलब मान लो कि 5 लड़के थे, उनका औसत था 35। तो इनका हम योग निकालेंगे सबसे पहले। तो 5 का योग कैसे निकालते हैं, जितनी संख्याएँ होती हैं मतलब उनका कर देते हैं औसत से गुणा। तो मतलब 5 लोगों का औसत कैसे निकले और योग कैसे निकलेगा, तो 5 × 35 यानी कि 35। तो ये हो जाएगा कितना, 5 25, 5 3 15 2 17, यानी कि 175 हो गया 5 लोगों का योग। उसके बाद बोल रहे हैं 2 और लड़के बढ़ा दिए, 2 और छात्र बढ़ा दिए, तो मतलब हो गए कितने, 7। और कितने औसत अंक कितने बढ़ गए, औसत अंक बढ़ गए हैं 3। अभी 35 थे तो कितने बढ़ गए हैं, 3। 35 से मैं 3 ऐड कर देंगे तो 38 हो जाएंगे। तो हमने इनका योग निकाला, जब इनका योग निकाला तो कितना आएगा, तो इनका जब योग निकालेंगे तो आएगा 266। आप लोग गुणा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जब इनका योग निकाला और गुणा करके कितना आ गया, 266 आ गया। तो इनको जब दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो कितना बचेगा, तो बचेगा हमारे पास 91। जो 91 बचा है हमारा, जो हमने 2 अलग से लड़के जोड़े थे उनका बचा है, मतलब उन दोनों की वजह से 91 बढ़ गया है। अब हम औसत कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्याएँ होती हैं, योग है हमारा टोटल 91, और जितनी संख्याएं कितनी हैं, 2 लड़के हैं तो 2 लड़कों का औसत निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया, तो 4 5, यानी कि 2 चौके 8, 2 पंजे 10.5, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है आपका 45.5 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात चैप्टर से। तो इस चैप्टर को आप लोग अच्छा करके जाएँ, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनना होता है एक क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहे हैं 2100 ग्राम भार वाले एक यौगिक में 2 धातुएं 7 और 8 के अनुपात में हैं, उनके भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पॉज करना है वीडियो को और इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको अब सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो 2100 ग्राम भार वाले हैं, तो देखेंगे 7 और 8 कितना होगा, 15 है। टोटल है यहाँ पे 15x हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं 2100 ग्राम है टोटल, तो ये भी टोटल और ये भी टोटल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोनों हो जाएंगे बराबर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर, तो 15 एकम 15 कितना बचा, 6 बचा है। 15 चौके 60 और 0। अब x का मान आ गया 140। हमसे बोल रहे हैं उनके भार के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उनके भार के बीच का अंतर, यानी कि एक धातु का भार है 7 और एक धातु का भार है 8, तो इनके बीच का अंतर एक ही तो आएगा, एक, यानी कि 1x। तो 1x का मान हमें पहले से ही पता है, तो 1x का मान कितना हो गया, 140। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में हमें 140 दिख रहा है, जो कि इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग पॉज करके सॉल्व कर सकते हो।
तो और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने कितने जो है सही आंसर लगाए हैं टिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है पहला कि दो संख्याओं का लघुत्तम है, लघुत्तम समावर्तक कितना है 192, यानी कि दो संख्याएं दी गई हैं आपको, उनका एलसीएम है 192। अब दो संख्याओं का यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो सबसे पहले देखिए तीन को मान लेंगे हम 3x और 4 को मान लेंगे 4x। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा अपने पास 12x आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोनों को बराबर कर देंगे तो 12x का मान आ गया 192। अब 1x का मान निकाल लेंगे हम, तो 1x का मान कितना आ जाएगा, तो 12 एकम 12, 12 छिंगे 72, मतलब 1x का मान आ गया 16। 1x का मान जैसे ही 16 आया उसके बाद हमसे पूछा गया कि संख्याओं का योग क्या होगा। तो संख्याएं हमारी 3:4 के अनुपात में है, तो इनका योग कितना होगा, तो इनका योग है जैसे 7, क्योंकि 4 और 3 7 हो गई, तो डायरेक्ट हम 7 का योग निकाल सकते हैं। तो 16 × 7 कितना होगा, तो 16 × 7 होगा 112। तो इनका योग आ जाएगा 112। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड आंसर राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 5 संतरों का विक्रय मूल्य 8 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, आपको लाभ या हानि परसेंट निकालनी है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये तो 100% क्वेश्चन एक बनना है इसमें से, और दूसरी बात ऐसा क्वेश्चन आए तो ये है बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। तो ये इस क्वेश्चन में देखेंगे हम सबसे पहले, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो पॉज करके वीडियो को। तो देखेंगे हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो 5 संतरों का विक्रय मूल्य, तो 5 संतरों का एसपी लिखेंगे कितना है, 8 संतरों के सीपी के बराबर, यानी कि क्रय मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस और इनका रेशियो निकाल लेना है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 5:8। तो 5/8 आ गया, यानी कि कोई भी चीज़ है हमारी, कॉस्ट प्राइस है 5, यानी कि कोई चीज़ हमने खरीदी 5 रुपये में, उसके बाद बेच दी हमने 8 रुपये में, तो हमें लाभ ही लाभ होगा। तो हमें लाभ कितने का होगा वो निकालना है, मतलब कितने % का लाभ होगा। 5 की चीज़ को हमने 8 में बेचा है तो 3 का लाभ हुआ है, तो 3 का लाभ हो गया है, लेकिन हमें परसेंटेज पे निकालना है। तो परसेंटेज हमेशा किस पे निकालते हैं, लाभ या हानि। अगर कोई किसी को लाभ या हानि हो रही होगी तो वो होगी किस पे, क्रय मूल्य पे होगी। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में, मतलब 5 की चीज़ पर हमें 3 का लाभ हुआ है, तो हमारी हो गई है 8। तो 5 की चीज़ पर 3 का लाभ हो गया है, उसके बाद इसका परसेंट निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 दूनी 10 0, और 20 का 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे इसका गुणा हो गया तो 60% आ गया, मतलब जो लाभ है उसने कितना % का लिया है, 60% का लाभ लिया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको कम से जूम करके दिखाता हूँ मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि 130 मीटर लंबी ट्रेन 20 सेकंड में एक पोल को पार कर जाती है। ट्रेन को 195 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो चाल, दूरी और समय है, यहाँ से आपका जो ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है वो एक नंबर का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे 130 मीटर लंबी ट्रेन है, तो 130 मीटर लंबी ट्रेन एक पोल है, जैसे एक ये खम्मा है, यहाँ पर खम्मा लगा हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं 20 सेकंड में मतलब खम्भे की लंबाई क्या है, खम्भे की लंबाई कुछ, खम्भे की चौड़ाई कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे खम्मा तो खम्मा ही है। जो ट्रेन है अपनी दूरी के हिसाब से ही तो चलेगी, दूरी के हिसाब से ही चलेगी, मतलब जितनी दूरी यहाँ पे इसने चली है वो खुद की ट्रेन की ही लंबाई है। तो 130 मीटर की दूरी चली है उसने कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। तो बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 130 मीटर की दूरी कितने सेकंड में चली है, 20 सेकंड में, 20 सेकंड में, ठीक है। तो अब 1 मीटर की दूरी कितने में चलेगी, तो 1 मीटर की दूरी को निकालेंगे तो हम 20/130, यहाँ से 0 ये चले जाएंगे, तो मतलब 2/13 सेकंड में 1 मीटर की दूरी चलेगी। हमें निकालनी कितनी है, 195 मीटर की निकालनी है। तो 195 मीटर का गुणा कर देंगे बस। तो 195 मीटर की दूरी निकाल ली है 2/13। तो इसका जब हमने गुणा किया तो कितना आया, तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो यहाँ पे 15 दूनी 30, यानी कि जो 30 सेकंड में है, 30 सेकंड में वो जो 195 मीटर की दूरी तय कर लेगी ट्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो गया होगा। तो आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखेंगे हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है
कुछ इस प्रकार से आपके सामने। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। इसमें बोल रहे हैं कि इसमें से कौन सी संख्या एक प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन बोला गया है इसमें प्रायिकता नहीं हो सकती हमें बतानी है। तो इसको भी आप लोग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सरल सवाल है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्रायिकता की, तो प्रायिकता का मान कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, जीरो हो सकता है क्या प्रायिकता का मान, एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखिए एक आ सकता है, 20% भी आ सकता है और 0.05 भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है इन्होंने 1.001। तो ये हो गया एक से बड़ा, एक से बड़ा हो गया, जो कि गलत आंसर है। मतलब ये हमारा मान नहीं हो सकता है प्रायिकता का। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें बोल रहे हैं, ये अब आ चुकी है हमारी रीजनिंग। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित सब संख्या या फिर संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए 32 का रिलेशन यहाँ पे 144 से है, तो उसी प्रकार किसका रिलेशन 56 का रिलेशन किससे होगा। तो यहाँ पे हमें इसका बताना है। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमने 32 का रिलेशन निकाला, 32 का रिलेशन किससे निकाला 144 से। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसमें रिलेशन निकालने के लिए गुणा करके देखते हैं। तो 32 चौके कितना होता है, तो 32 चौके होता है अपना कितना, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, यानी कि 32 चौके होता है 128। और 128 में कितना जोड़ें कि 144 आ जाए। तो यहाँ पे हम 16 जोड़ के देखेंगे। तो 8 और 6 14, यहाँ पे एक हासिल, यहाँ पर 4 1, मतलब 128 में हमने 16 जोड़ा जैसे ही तो 144 आ गया। तो मतलब इसमें जो लॉजिक है वो इस प्रकार से लग रहा है कि जो 32 है उसमें पहले किया है हमने 4 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 32 का आधा ही हमने ऐड कर दिया है, मतलब 16 ऐड कर दिया है। तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक इस ये बन गया। तो मतलब जैसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी संख्या में, उसके बाद उस संख्या को आधा उस संख्या में ऐड कर देंगे। तो ये लॉजिक हम लगाएंगे 56 वाले में। तो 56 का हम जब 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 56 का आधा जोड़ेंगे, 56 का आधा यानी कि 28, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो 5 6 चौके कितना आ जाएगा 24, और 5 चौके 20 और 2 22, 224 और 2 28 कितना हो जाएगा, तो 8 और 4 12, और यहाँ पर 5 और 2 यानी कि 252। अब 252 किस ऑप्शन में है, तो 252 ऑप्शन नंबर 1 में है। तो भाई साहब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि वह सही विकल्प चुनिए जो रिक्त स्थान को भरेगा और श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमें सीरीज़ को पूरा करना है। सीरीज़ को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सीरीज़ को नोट करेंगे। तो सीरीज़ को नोट करने के लिए सबसे पहले नोट करेंगे और क्या, तो यहाँ पर 0.3 0.8 और 2 पॉइंट यहाँ पर 3 है, फिर उसके बाद 4.8 है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं। सबसे अच्छा मेथड होता है इसमें डिफरेंस मेथड। तो जब हम इसमें डिफरेंस मेथड निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो 0.3 से 0.8 जब हो किस प्रकार से होगा, तो मतलब इसमें 0.8 में से घटा के चेक कर लो 0.3, तो कितना हो गया 0.5, मतलब 0.5 को इसने ऐड किया है 0.3 में, तो यहाँ पे 0.5 आ गया डिफरेंस इसका। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 2.3 से मतलब 0.8 से 2.3 कैसे हो गया, तो 2.3 में से 0.8 घटा के देखेंगे तो यहाँ पे 13 में से 8 जाएगा तो 5, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर किया है इन्होंने 1.5 को ऐड, तो 1.5 को ऐड किया है। उसके बाद देखेंगे थर्ड वाले में कि क्या कर रहे हैं, तो 4.8 में से हम 2.3 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 5 इधर और 2 इधर, तो मतलब 2.5 को अब ऐड किया है। तो यहाँ पर अब 2.5 को ऐड किया है इन दो इसमें तो 2.5 अब आप लोगों को दिख गया होगा। तो अब आप लोगों को दिख गया होगा, मतलब पहले आधा, फिर उसके बाद 1.5, फिर उसके बाद 2.5, फिर उसके बाद अब क्या आएगा 3.5 यानी कि 3.5। तो अब देखिए 4.8 में 3.5 जोड़ेंगे तो 4.8 में 3.5 यानी कि 3.5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, और यहाँ पे एक हासिल लग जाएगी 5 और 3 8, तो 8.3 आ जाएगा। अब 8.3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम जूम करके मैं सही से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है 101%, क्योंकि आपके रीजनिंग में
लगभग 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं तो चैप्टर तो सारे ही सब कवर कर लेते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन 101% आने ही होते हैं। तो वो चैप्टर हैं यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं मंकी को, MONKEY। तो मंकी को इन्होंने क्या कोड किया है, तो O M फिर K फिर N फिर Y फिर E। तो देखिए यहाँ पर क्या कोड किया है। तो जब हम इसमें लॉजिक देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लॉजिक है। क्रॉस मेथड, क्रॉस लॉजिक इसमें लग रहा है। मतलब क्रॉस लॉजिक किस प्रकार से, मतलब जो M था अपना वो आ गया सेकंड पे, O था अपना फर्स्ट पे आ गया। इसी प्रकार से इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, तो मतलब E इधर आ गया, Y इधर आ गया, N इधर आ गया और K इधर आ गया। तो क्रॉस मेथड को हम लियो पार्ट्स में लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो LEOPARDS, तो इसमें हम जब लगाएंगे तो हमारा E आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद L जाएगा, फिर उसके बाद P आएगा, फिर उसके बाद O आएगा। अब हम देखेंगे कि किस में है। तो ये चीज़ें हमें दिख रही हैं, या फिर ELOP दिख रहा है क्या, गलत है ये। तो ELOP ये भी गलत है, ELOP ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमें केवल दिख रहा है यहाँ पे, हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा। हमें और ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन से चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो भी एक क्वेश्चन बनता है आपका। तो इसको भी आप लोग अच्छे से कवर करके जाएँ चैप्टर को। तो इसमें बोल रहे हैं कि हरीश सुचिता का भाई है, सुचिता आदित्य और निहारिका की माँ है। तो सबसे पहले हम हरीश बनाने की कोशिश करेंगे। तो हरीश को हम एच से व्यक्त, हाथ से व्यक्त करेंगे या फिर एच से, एच मान ले रहे हैं। तो हरीश है सुचिता का भाई, तो सुचिता इसकी बहन है। तो सुचिता यहाँ पे एस से व्यक्त करेंगे इसको, तो यहाँ पे इसकी बहन हो जाएगी। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस देकर बनाता हूँ इसमें ताकि आपको सही से समझ में आए। तो हरीश यहाँ पे है अपना भाई, किसका, सुचेता का। उसके बाद बोल रहे हैं सुचेता आदित्य और निहारिका की पत्नी, आदित्य और निहारिका की माँ है। तो मतलब जो माँ है सुचेता, किसकी माँ है, आदित्य और निहारिका, ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। ये दोनों भाई बहन हैं, आदित्य और निहारिका। और यहाँ पे हरीश और सुचेता भाई बहन है। उसके बाद बोल रहे हैं निहारिका सुजॉय की बेटी है। मतलब जो निहारिका है वो सुजॉय की बेटी है, ठीक है। सुजॉय की बेटी कब कब होगी, जब जो जो अपनी सुचेता है उनके पति कौन है, तो उनके पति हो जाएंगे अपने सुजय, तभी तो इनकी बेटी होगी निहारिका। तो यहाँ पे हो गई निहारिका इनकी बेटी। अब हमसे पूछ रहे हैं कि सुजॉय हरीश से किस प्रकार संबंधित है। सुजॉय हरीश से किस प्रकार संबंधित है। आप तो अपने आप को मान के चलो जैसे आप हो हरीश, तो आपकी बहन है सुचेता, सुचेता का हस्बैंड आपका कौन होगा, जीजा होगा। तो जीजा यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है हिंदी में, तो इंग्लिश में देखेंगे तो ब्रदर इन लॉ बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है हमारा नॉन वर्बल से, बोल सकते हो अभी नॉन वर्बल नहीं है, वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम से आया है, इसमें हमें रिलेशन बताना है कि कौन सा हमारा जो वेन डायग्राम है वो सही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको जूम करके आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिए गायक, मनोरंजनकर्ता और अभिनेता, तो ये इसका जो यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले तो मनोरंजनकर्ता तो दोनों होते हैं, अभिनेता भी होता है मनोरंजनकर्ता और गायक भी। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि जो है ना मनोरंजनकर्ता होता है अपना बड़ा वाला, ये डायग्राम हो गया मनोरंजनकर्ता के लिए। उसके बाद गायक को मान लो ये वाला गायक के लिए। उसके बाद अभिनेता मान लो ये वाला। तो मनोरंजनकर्ता दोनों होते हैं अपने, गायक भी होते हैं और अभिनेता भी होते हैं, यानी कि एक्टर। अब देखिए कुछ एक्टर होते हैं अपने, वो गायक भी हो सकते हैं, और कुछ जो अपने गायक यानी कि सिंगर होते हैं वो अपने एक्टर भी हो सकते हैं। तो दोनों हो सकते हैं। तो ये वाला जो डायग्राम है बैन, ये बनेगा। तो अब देखेंगे हम कि कौन सा डायग्राम दिख रहा है हमें। तो हमने जब जैसे ऑप्शन को देखा तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पे देखिए पहला गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया और तीसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, तो जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है एक और वेन डायग्राम। तो इसमें पहले फिर से मैं आपको जूम करके अच्छे से समझा देता हूँ, फिर उसके ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से उसका आंसर लगाएंगे। तो दिन, सप्ताह और महीना। तो देखिए महीने के अंदर आता है अपना दिन, सॉरी महीने के अंदर आता है क्या, सप्ताह। महीने के अंदर आता है सप्ताह और सप्ताह के अंदर आता है दिन। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसके ये तो काफ़ी सरल था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमें कौन से हैं, तो ये सारे ऑप्शन हमारे चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है एक और क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से बनाएं। देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा माइंड की आपको ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है।
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 101% आना होता है। कई बार क्या होता है 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आप लोग अगर क्वेश्चन इसमें आ रहा है आपको तो अच्छे से बनाएं इसको, एनालिसिस करें इसका कि क्या हो रहा है इसमें, क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लॉजिक देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला है हमारा 28, 60, 48। तो देखेंगे हम इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक तो बहुत से प्रकार के इसमें लॉजिक लग सकते हैं। अगर आप लोगों को और भी लॉजिक पता हो तो मैं कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो यहाँ पे ये लॉजिक लगाऊंगा कि जो अपना 28 है और इधर अपना 48 है, तो 48 में से हमने घटाया 28, तो कितना बचे हमारे पास 20। 20 बचे हमारे पास, 20 का हमने करा अगर 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है सेकेंड स्टेप में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5 और 7। तो 5 और 7 में से 5 गया, कितना बचेगा 2, और 2 का हमने 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है थर्ड स्टेप में। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 27 और 14। तो 27 में से 14 जाएंगे तो कितना बचेगा 13, और 13 को हमने 3 से किया मल्टीप्लाई, कितना बचेगा तो 39 हो जाएगा। तो 39 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है सभी में, तो हम इसको भी चेक कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 16 में से घटाएंगे 7 को, तो 16 में से घटाएंगे 7 को बचेगा कितना, 9 बचेगा। अब 9 का करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 9 3 27। तो 27 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा, अगर आप लोगों को कोई और दूसरा लॉजिक पता है तो ज़रूर से बताना, क्योंकि लॉजिक इसमें काफ़ी सारे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने यहाँ पर। तो देखिए अब पढ़ेंगे क्वेश्चन को सबसे पहले। तो इसमें बोल रहे हैं कार्लो एक चॉकलेट चाहता है जो चॉकलेट की पंक्ति में किसी भी सिरे से 27वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी चॉकलेट हैं। तो देखिए यहाँ पर जब चॉकलेट की बात आती है या फिर कितनी पंक्ति में कितने लोग हैं टोटल, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर इधर होता है लेफ़्ट साइड यानी कि बाएं से, और इधर होता है राइट साइड यानी कि दाएं से। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि किसी भी सिरे से देख ले 27 भी है, 27वें स्थान पर है कार्लो चॉकलेट। तो यहाँ पर जो 27वां स्थान इधर से भी देखेंगे तो 27वां है, और इधर से भी देखेंगे तो 27वां है। तो 27 27 पहले ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे टोटल, तो 54 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमने 2 बार इसको ऐड कर दिया है, इसकी पोजीशन को। देखिए यहाँ पर भी हमने 27 गिन लिया था, मतलब यहाँ से 27वें स्थान पर थी इधर से, उसके बाद यहाँ से भी 27वें स्थान पर थी हमने। तो इसकी पोजीशन जो है ना ये वाली, वो 2 बार गिन ली है। तो हम इस 2 बार इसकी हटाएंगे पोजीशन को, एक पोजीशन को हटा देंगे। तो 54 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, तो 53 बचेगा। और 53 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है इसका। ठीक है, कई बार क्या होता है आप लोग इसको कन्फ्यूजन में ऐड भी कर देते हो +1, लेकिन +1 नहीं करना है। ठीक है, या तो आप लोग पहले ही इसे कम जोड़ते, पहले कम कैसे जोड़ते, 27वीं पोजीशन इधर से होगी और दूसरी साइड से 27 भी है, तो उसमें से यानी कि एक जो ज़्यादा बार ऐड हो जाएगी, तो उसको 26 अगर ऐड करते तो यहाँ पर कितना होगा, तो आपका फिर से आ जाएगा 53। ठीक है, तो ये है इस प्रकार से। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ऑड डे का कॉन्सेप्ट, ऑड डे क्या होते हैं। तो ऑड डेज़ मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी सप्ताह है उसके 7 दिन हैं, और आप लोग महीने में होते हैं 30 दिन, किसी महीने में 30 दिन हैं, तो उसके ऑड डेज़ कैसे निकालेंगे हम, तो 7 से भाग दे देंगे। तो 7 चौके 28 बचे 2, जो हमारा 2 शेषफल बचता है, जो 2 रिमाइंडर बचता है, वो होते हैं हमारे ऑड डेज़। तो ये हो गए ऑड डेज़। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं 10 अक्टूबर 2014 को क्या था, शुक्रवार। तो हमें क्या निकालना है, 10 अक्टूबर 2014 को शुक्रवार था, तो 21 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा सप्ताह का, तो ये हमें निकालना है। तो बड़ा ही आसान है क्वेश्चन, इसको बस सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। पहले तो क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 10 अक्टूबर 2014 को है, तो 10 अक्टूबर 2014 को क्या था, शुक्रवार था। ठीक है, शुक्रवार। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर 21 जुलाई 2013, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 10 अक्टूबर 2013 तक का। तो 10 अक्टूबर 2013 तक का यहाँ पे हो जाएगी 1 साल। 1 साल हो गई, तो मतलब 1 साल हो गई। 1 साल में यानी कि यहाँ पर आपका 1 दिन का गैप आ जाएगा, यानी कि जो एक साल हो गई, जो अपनी जो इसका अंतर है कितना है, 1 है। तो 1 साल हो गई, इसमें आ जाएगा 1 दिन का अंतर, यानी कि यहाँ पर जो शुक्रवार है, अगर अपन पिछली बार जा रहे हैं यानी कि पास्ट में जा रहे हैं तो अपन करेंगे माइनस, और अगर अपन फ्यूचर में जा रहे हैं यानी कि जैसे 2014 का है और हमें 15 में जाना था तो हम करते प्लस। तो हमें तो 13 में जाना है सबसे पहले, तो हम 1 करेंगे माइनस, यानी कि शुक्रवार में से हम कर देंगे
एक माइनस, तो शुक्रवार में से एक माइनस करें तो क्या आएगा, गुरुवार आ जाएगा। तो गुरुवार आ जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन आ जाएगा, गुरुवार। तो 10 अक्टूबर 2013 को हो गया अपना गुरुवार। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, तो अब हमें निकालना है 21 जुलाई का। तो 21 जुलाई 2013 का निकालेंगे। तो अब हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी ऑड डेज़ की। ऑड डेज़ कैसे निकालते हैं, तो ऑड डेज़ मैंने अभी आपको बताया कि महीने के अंदर जितने भी डेज़ होते हैं उनका 7 से डिवाइड करके जो अपना रिमाइंडर बचता है वो होते हैं ऑड डेज़। तो देखिए महीने में जैसे जुलाई का महीना है इसमें, तो इसमें टोटल कितने डेज होते हैं अपने पास, होते हैं टोटल 31, जिसमें से 31 में से 21 चले गए, कितने बचे, 10 बचे। और 10 में 7 का डिवाइड करें तो कितने ऑड डेज बचेंगे, 3। तो इनको ऐड कर लिया, लिख लिया सॉरी। फिर उसके बाद आएगा अगस्त। अगस्त में कितने ऑड डेज, अगस्त में कितने दिन होते हैं, तो अगस्त में होते हैं टोटल 31 दिन। 31 में हमने 7 का डिवाइड किया तो बचा 3, तो ये 3 हो गए ये। उसके बाद लिखेंगे देखिए सितंबर। सितंबर में 30 सितंबर होती है, तो 7 से डिवाइड करेंगे अब 30 को, तो कितना शेष बचेगा, 2 बचेगा, तो ये 2 और ऐड कर लेंगे। उसके बाद 10 अक्टूबर है, यहाँ पे हमें जितनी भी तारीख ली गई है तो वहीं तक लिख लेंगे। तो 10 में हम जब 7 का डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो इन सबको ऐड कर लो पहले, तो कितना आएगा, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, मतलब 11 ऑड डेज़ होगा। अब 11 तो ऑड डेज़ हो नहीं सकते हैं क्योंकि 7 से बड़ी है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड किया तो 4 बचा शेषफल, यानी कि जो ऑड डेज़ की संख्या है वो है 4। अब हमें देखिए यहाँ पर हमने निकाला था कि 10 अक्टूबर 2013 को हमारा गुरुवार आ गया था, और हमें उसमें से माइनस यानी कि पीछे जाना है जुलाई की तरफ, तो हम उसमें से 4 घटा देंगे। 4 घटा देंगे। 4 अगर आप लोग घटाने में दिक्कत हो रही है तो +3 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि ये इन दोनों का योग 7 होता है, तो चाहे तो आप लोग 4 घटा दो या फिर आप लोग 3 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे 3 ऐड। 4 घटाने से भी आंसर आ जाएगा, तो 3 ऐड करेंगे तो गुरुवार में 3 ऐड किया तो क्या आएगा, शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। तो रविवार यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आप सा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसके ऑप्शंस को। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डिवाइड का मतलब यहाँ पे प्लस से है, और उसके बाद माइनस का अर्थ मतलब यहाँ पे गुणा से है, और जो प्लस है अपना उसका यहाँ पे मीन्स है माइनस से, और गुणा का मतलब है डिवाइड से। तो हमें बस कुछ नहीं करना है, इस जो इक्वेशन है यहाँ पे सही मान लगा के इसका आंसर निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, तो निकालेंगे। तो 28 है यहाँ पर, हमें देखेंगे माइनस का अर्थ क्या है, तो माइनस का अर्थ देखेंगे गुणा है 8। उसके बाद जो गुणा का मतलब क्या है, तो गुणा का मतलब है डिवाइड, कितना है 14। उसके बाद 24 है। डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब है प्लस, और उसके बाद जो प्लस का मतलब है माइनस, तो माइनस कितना है 16, -16। तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो 28 × 8/14 आ जाएगा, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, तो ये हो गया 16 स्टेप ये वाला, और इधर बचेगा +24, और इधर बचा माइनस का 16। तो ये वाला 16 ये वाला 16 चला गया, कितना बचा, ओनली 24 बचा। तो 24 यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखेंगे हम अपने नॉन वर्बल वाले सवालों को। तो नॉन वर्बल वाले सवाल आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए इसकी पीडीएफ में आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑप्शन दिखाने में थोड़ी सी आपको कम दिख रहे होंगे ऑप्शन भले ही, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर भी आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके समझाना चाहूँगा इसको। तो यहाँ पे जब हमने इसको जूम किया तो हमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है वो वाली आकृति पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसके डार्क पोर्शन शेडेड भाग जो है ना, उसको इन्होंने चेंज किया है आपस में। शेडेड भाग को इन्होंने चेंज कर दिया है आपस में। देखेंगे अब कैसे शेड किया है, चेंज किया है। तो देखिए ये जो इसका वाला भाग था वो अगले स्टेप में इस वाले में पहुंच गया है, और इसमें जैसे 3 ये डार्क पोर्शन थे, तो इसमें 3 जो इसमें जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, देखिए यहाँ पर जो 3 डार्क पोर्शन थे ये वाले, वो हमारे आ चुके हैं स्क्वायर में। और यहाँ पर जो हमारा जो स्क्वायर में डार्क पोर्शन था बड़ा सा थोड़ा सा, वो आ चुका है यहाँ पर। जिस प्रकार से स्क्वायर में था उसी प्रकार से यहाँ पे आ चुका है हमारा सर्कल में। और इन दोनों ने अपने डार्क पोर्शन इसने अपना डार्क पोर्शन खाली कर दिया है, मतलब इसने अपना खाली भर लिया है और इसने खाली कर लिया है। तो उसी प्रकार से हम इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पे जब सी है तो सी के बाद जो क्या बनेगा, सी के बाद एक तो यहाँ पे जो हो जाएगा खाली, खाली हो जाएगा ये वाला स्टार, और ये वाला स्टार होगा भरा। और उसके बाद जो अपना जो यहाँ पे 4 आपको दिख रहे हैं
4 डार्क पोर्शन वो आपको दिखेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और ये जो आपके इस वाले में है, इस वाले में है जो आपको ये वाला और ये वाला और ये वाला, वो आपको दिखेंगे इस वाले में, यानी कि सर्किल में। तो बस हमें इसमें देखना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो देखेंगे और आप ऑप्शन को देखेंगे और अपने आंसर को मिलाएंगे। तो देखिए, जब हमने इसका पहला ऑप्शन चेक किया तो यहाँ पे जब देखा हमने, तो हमें जो ये वाला, तो ये वाला मतलब जो सर्कल वाला था उसमें ये वाला तो फिट कर दिया इन्होंने, स्क्वायर वाला। लेकिन जो अपना स्क्वायर है उस स्क्वायर में इन्होंने सर्कल वाला फिट नहीं किया, तो ये वाला हो गया गलत। उसके बाद सेकंड ऑप्शन उठाया हमने, तो सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो सर्कल वाला था वो सर्कल वाला जैसा का तैसा ही रखा है, तो ये भी गलत है। उसके बाद अगर हमने थर्ड ऑप्शन उठाया तो थर्ड ऑप्शन को जैसे ही हमने चेक किया तो इसमें क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर जो अपना ये 4 थे यहाँ पर और इन्होंने कर दिए हैं 3 इसमें सर्कल में, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, जो हमारा डी ऑप्शन बचा है वही हमारा राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन और उसके ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको अच्छे से, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हमें बतानी है क्या, कि सीरीज़ को पूरा करना है, मतलब इसके आगे वाली आकृति हमें बतानी है इसमें। तो देखेंगे अब इसको सॉल्व करके क्या आएगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो रही है, ये घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ये, ठीक है। क्योंकि ये इस साइड था, यहाँ पे आ गया यहाँ पर, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर अगले स्टेप में यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो अगले स्टेप में फिर से कहाँ पर आएगा, नीचे, ठीक है। फिर से नीचे आ जाएगा। अब हम देखेंगे नीचे तो सब ऑप्शन में मिला करके, लेकिन पहले हमें देख लेना है कि हमारा जो और भी चीज़ें हैं, हैज है, स्टार और यहाँ पे एट द रेट है और एंड है, परसेंटेज है, इनका चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब इसको चेक किया तो जो हैशटैग था वो आ चुका है इधर, मतलब एक स्टेप जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा है। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है अगले स्टेप में, फिर उसके बाद यहाँ पर आ चुका है अगले स्टेप में, देखेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ चुका अगले स्टेप में, यहाँ पर आ जाएगा नीचे के साइड। तो इसमें देखेंगे हम किस में, ऑप्शन में देखेंगे कि किस में है। तो यहाँ पर जब हमने पहले में देखा तो हमें चाहिए था हैशटैग नीचे के साइड, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, तो ये गलत है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन हैशटैग यहाँ पर है, इसको अभी छोड़ो, और उसके बाद अगला ऑप्शन देखो और ऑप्शन भी देखो। देखिए यहाँ पर ये स्टार है, जब वो एट द रेट है, यहाँ पर हमें चाहिए था हैशटैग, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी एट द रेट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सेकंड बचता है, जो कि हम ऊपर छोड़कर आए थे अभी, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में इसमें जो है क्या जो लॉजिक है वो हम देखेंगे, और इसको पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ और देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो देखिए यहाँ पर जब हम देखेंगे पहला चित्र देखा हमने जैसे, तो पहले चित्र में सबसे पहले 2 त्रिभुज दिए गए हमें, एक छोटा दिया गया है, एक बड़ा दिया गया है। छोटे त्रिभुज में इन्होंने क्या किया है, देखिए छोटे त्रिभुज में ये डार्क पोर्शन था, शेडेड भाग था जो, उसमें अगले स्टेप में शेडेड भाग नीचे आ गया है, ठीक है। और जो ये इधर था, मतलब ये इस साइड था, वो उस साइड पहुंच गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक स्टेप अपना चला दिया इसने। और उसके बाद देखिए फिर से इसने क्या किया है, तो इसके बाद यहाँ पे था, तो अगले स्टेप में अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ पर आएगा, ये वाली स्टेप, ये वाली। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है वैसा का वैसा ही। तो देखिए फिर अगले वाले में कहाँ पर आ जाएगा, तो अगले वाले में ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर आया है, बिल्कुल आया है, बिल्कुल सही है ये भी। तो अगले वाले में यहाँ पर आएगा, इस साइड लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर भी आया है। तो अगले जो स्टेप आएगी इसकी, तो अगली स्टेप कहाँ पर आएगी, देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 बार बड़े हैं, 2 बार छोटे हैं। तो इसके बाद जो है ना, अब यहाँ पर छोटा वाला आएगा, तो यहाँ पर छोटा वाला आएगा, और उसमें कौन सी स्टेप आएगी, तो छोटे वाले में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका डार्क पोर्शन इधर है, तो एक साइड एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। मतलब ये जो कुछ इस प्रकार से है, थोड़ा सा मैं इसको बना के अच्छे से समझाता हूँ आपको। तो ये वाला पार्ट आपका डार्क साइडेड रहेगा इस बार, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका डार्क साइडेड रहेगा, उसको देखेंगे हम कौन से में है ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो सेकंड में डार्क साइडेड नहीं है, सेकंड में यहाँ पर डार्क साइडेड नहीं है, जो कि गलत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर देखिए कुछ और ही कर दिया इन्होंने, तो ये भी गलत है। तो मतलब हमारे पास बचते हैं अब 2 ऑप्शन, फर्स्ट और कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। अब इसको देखेंगे कि कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको कि छोटा वाला आएगा हमारा, तो छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पर है फर्स्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन को पहले से मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखा देता हूँ और इसको थोड़ा स्टेबल कर देता हूँ, जिससे आप लोग पढ़ लो इसको और अच्छे से बना सको इसको। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, हम इसको थोड़ा सा जूम करके इसका लॉजिक पढ़ेंगे पहले तो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है अपना, जो यहाँ पे कुछ आपको चित्र दिए गए हैं, उनके अगले स्टेप में क्या किया है उन्होंने, उस स्टेप को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहली जो स्टेप थी वो अपनी ब्लूटूथ यहाँ पे छपा हुआ है। उसके बाद ब्लूटूथ कहाँ चला गया है इसका, अगली स्टेप में यहाँ चला गया है। और उसके बाद जो अपनी अगली स्टेप थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर था ब्लूटूथ, तो यहाँ पर चला गया है। देखिए पहली स्टेप में इन्होंने क्या किया है देखेंगे हम। पहली स्टेप में तो सबसे पहले तो अपना जो मकान था वो इसने एक जगह यह छोड़ी, एक जगह यह छोड़ी और यहाँ पर आ गया। उसके बाद जो ब्लूटूथ था उसने एक जगह ये छोड़ी, एक जगह ये छोड़ी और यहाँ पर आ गया। और उसके बाद जो भी चीज़ थी, मतलब उन्होंने अपनी जगह छोड़कर दो स्थान छोड़कर अपनी जगह ग्रहण कर ली है, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड पोजीशन है, थर्ड में मतलब सेकंड तो हमें समझ में आ गई कि दो स्थान छोड़ के उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। और थर्ड जो पोजीशन है अपनी, थर्ड में क्या हुआ है, तो थर्ड में जो ब्लूटूथ था ऊपर पहुंच गया है और ये अपना डार्क, ये बूंद टाइप का था तो वो नीचे आ गया, मतलब अपोजिट हो गए हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पर ये इधर हो गया है, इधर हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों हो गए हैं अपोजिट एक दूसरे के। ये वाली चीज़ यहाँ पर चली गई है और ये वाली चीज़ यहाँ पर चली गई है। और जो अपनी अगली स्टेप में क्या आएगा, और यहाँ पे क्या चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर अपना जो है ना ये वाला पोर्शन चेंज नहीं हुआ है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सेम रहा है। तो उसके बाद जो है ना अगली पोजीशन में क्या आएगा, तो अगली पोजीशन यहाँ पर देखेंगे हम, फिर से इन्होंने अपने दो स्थान से इसे घुमाया है। तो मतलब ये जो अपना डिलीट का पोर्शन था, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे ये दो छोड़ के यहाँ पे पहुँच जाएगा, फिर से पहुँच गया कि नहीं। और जो अपना यहाँ पर जो ये वाला मकान था ये वाला, वो ये वाली छोड़ेगा, ये वाली छोड़ेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो पहुँच गया है, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से दो पोजीशन किसका दिया है, अब हम करेंगे इसका विपरीत। तो यहाँ पे जो अपना ये स्टार्ट का पॉइंट है तो यहाँ पर आ जाएगा और ये अपना टारगेट वाला नीचे आ जाएगा। तो वो देखेंगे हम किस में है। तो यहाँ पर जब इसको हम देखेंगे तो किस में आएगा, तो इसको देखने पर जो अपना स्टार्ट का था, जो हमने स्टार्ट का था वो ऊपर आएगा और जो अपना टारगेट का था वो नीचे आएगा। तो टारगेट का नीचे किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ओनली सी में है, तो यही राइट आंसर हो गया। तो ओनली सी में टारगेट का है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है अपना लास्ट क्वेश्चन इसका। तो इसमें देखिए इसको भी हम सॉल्व करेंगे बड़े ही आसानी से, और पहले तो मैं आपको इसके ऑप्शन दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आपको दिखा दिया, अब इसको करते हैं जूम करके। तो देखिए जब इसको हमने सॉल्व किया तो क्या हुआ है, पहली स्टेप से दूसरे स्टेप में गए। तो पहली स्टेप से दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो सबसे पहले पहली स्टेप से दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया है, तो ये जो था अपना, जैसे कोई भी चीज़ उठा लो, ये चीज़ थी जैसे, तो इधर की साइड पहुंच गई, मतलब क्लॉकवाइज घूम गई है एक स्टेप। ये भी चीज़ थी तो क्लॉकवाइज घूम गई एक स्टेप। तो मतलब पहली स्टेप से दूसरी स्टेप में जाने के लिए ये तो क्लॉकवाइज घूमी है। फिर दूसरी स्टेप से थर्ड स्टेप में जाने के लिए क्या किया है, तो मतलब दूसरी स्टेप ये थी और ये पहुंच गई है यहाँ पर, मतलब ये क्रॉस हो गई है इस प्रकार से और ये इस प्रकार से क्रॉस हो गई है, ठीक है। और उस प्रकार से ये दोनों चीज़ें आपस में इस प्रकार से हुई हैं, ठीक है। उसके बाद क्या किया है थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप के बाद यहाँ पे फोर्थ स्टेप आएगी अपनी, जो फोर्थ स्टेप, उसके बाद जैसे ये है, ये फिर से क्लॉकवाइज घूमेगा एक एक दिशा में, तो क्लॉकवाइज इधर आ गया फिर से, और ये वाला फिर से क्लॉकवाइज यहाँ पे आ जाएगा और फिर से ये वाला यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अब ये जो है ना, अब अपना जो अगले स्टेप में आएगा तो ये आएगा क्रॉस मेथड, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो क्रॉस मेथड आएगा यहाँ पे, जो अपना जो जो बॉक्स है यहाँ पर ऐसा, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो अपना इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे है, वो आएगा अपना नीचे। तो जब हम इसको देखेंगे और ये जो चाबी है अपनी वो नीचे आ जाएगी और ये जो अपना है यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा। अब इसको सॉल्व देखेंगे ऑप्शंस को, किस किस ऑप्शंस में। तो चाबी नीचे हमें दिख रही है केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो चाबी हमें जो नीचे दिख रही है केवल ऑप्शन नंबर बी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो चुकी है हमारी वीडियो पूरी, और आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी इसकी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।